गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय मां सरस्वती लाइब्रेरी एवं कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र ब्रजेश राय। दोस्तों, हम लोगों ने जो आरआरबी ग्रुप डी की पीवाईक्यू की श्रृंखला स्टार्ट की थी, उसका ये 9वां लेक्चर है। इसमें हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में थोड़ा राज्यपाल के बारे में देख चुके हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं राज्यपाल से संबंधित प्रमुख आर्टिकल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसमें जो क्वेश्चन है वो कितने हैं, सितंबर 7 सितंबर, 8 सितंबर, 19 सितंबर की जो 3 शिफ्टें हुई थी, उन्हीं से संबंधित इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित है। तो इसका आंसर है क्या है, ए अनुच्छेद 154। क्या है, 154। अब हम देखते हैं राज्यपाल के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों जो राज्यपाल है उसका वर्णन जो हमारा भाग है संविधान के भाग 6 में किया गया है। किस में किया गया है, संविधान के भाग 6 में किया गया है। इसमें जो संविधान का भाग 6 है उसमें जो अनुच्छेद हैं वो 152 से लेके 237 तक हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद इस प्रकार से हैं, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 और 160। ठीक है, अब देखो 153 है जिससे संबंधित है, मतलब राज्यपाल का पद दिया गया है 153 में। क्या है, राज्यपाल का पद। ठीक है, 153 में। 54 में क्या बात की गई है, इसमें बात की गई है कि जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल होगा। ठीक है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल होगा। ठीक है, अब 55 नंबर का आर्टिकल है, इसमें बात की गई है हमारे क्या, नियुक्ति की, कि जो राज्यपाल है इसे कौन नियुक्त करेगा। किसमें है, नियुक्ति की बात, नियुक्ति। तो दोस्तों राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कब तक, जो राज्यपाल है उसे राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। लेकिन जो हमारी केंद्र सरकार है, संघ सरकार है, उसकी सलाह पर। ठीक है, जो संघ सरकार चाहे जिस व्यक्ति को उसे राज्यपाल नियुक्त कर सकती है। ठीक है, ये हो गई राष्ट्रपति के द्वारा ठीक है, जी कौन सा आर्टिकल में है, तो 155 में है। 56 में किसकी बात की गई है, 56 में बात की गई है कार्यकाल, जो हमारा मतलब राज्यपाल है उसका कार्यकाल कितना होगा। तो दोस्तों ठीक है, जो राज्यपाल का कार्यकाल है उस पर हमारा संविधान उस टाइम पर मौन था, लेकिन बाद में इसे मान लिया जाता है कि 5 वर्ष का होगा। ठीक है, लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के, इसे हम लिखते क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक काम करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के ठीक है, कहाँ तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक काम करेगा। इसके बाद 97 का है, तो 97 नंबर का आर्टिकल में है कि जो राज्यपाल है उसके लिए योग्यता क्या है, क्या है, योग्यता का वर्णन है। तो योग्यता क्या की गई है, योग्यता इसमें ठीक है, क्या है, योग्यता का वर्णन किया गया है। इसमें क्या है योग्यता का, तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा राज्यपाल होगा उसे क्या होना चाहिए, उसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले 35 वर्ष की
आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, किसी भी सरकारी पद पर ना हो, ठीक है, संविधान जो विधानसभा है उसमें चुनाव लड़ने के योग्य हो, ठीक है, जिसकी योग्यता का वर्णन है। किसमें है जी? 197 है। 198 किसकी बात की गई है? 198 बात की गई है सेवा शर्तों की, कि जो सेवा शर्तें होंगी वे क्या होंगे? सेवा शर्तों की, शर्तों की, ठीक है। इसके बाद 159 में जो बात की गई है वो है शपथ की, ठीक है, शपथ की, ठीक है। 159 में बात की गई है वो किसकी की गई है? शपथ की बात की गई है, ठीक है। अब देखो तो इसके पहला तिरपन में किसकी है? राज्यपाल का पद। दूसरे में मतलब 54 में 154 में इसके कहा है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? हमारा राज्यपाल होगा। इसके बाद 55 में नियुक्ति, मतलब कि जो राष्ट्रपति है, सॉरी जो राज्यपाल है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। 56 में जो बात की गई है उसका कार्यकाल कितना होगा, ठीक है, उसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल कार्य करता है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में मान लिया जाता है कि 5 वर्ष तक है, ठीक है। इसके बाद योग्यता क्या है? तो कम से कम उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए। इसके बाद किसी भी क्या है विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। इसके बाद 159 में किसकी बात की गई है? शपथ की बात की गई है। किसकी? शपथ की बात की गई है। इसके लिए एक ट्रक है क्या? राजा काना का योग से सफा मतलब कि शपथ। पहले रा से राज्यपाल का पद, का से कार्यपालिका, ना से नियुक्ति, का से कार्यकाल, इसके बाद योग से योग्यता, से सेवा शर्तें और सफा से शपथ का वर्णन, ठीक है। क्योंकि इसमें लाइन से हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। राजा, यहाँ लिख देता हूँ, राजा का ना का योग से सफा, ठीक है। अब इसी एक वर्ड का इसका मतलब इसके पूरे का मतलब क्या है? राज्यपाल का पद, इसके बाद का से कार्यपालिका, इसके बाद नियुक्ति, फिर क्या है? का से कार्यकाल, योग से योग्यताएं, से सेवा शर्तें और सफा से शपथ, ठीक है जी। अब देखो इससे संबंधित कुछ और अन्य आर्टिकल भी हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 161 में 161, इसमें जो राज्यपाल है, जो केंद्र मतलब क्या होता है, राज्य के कानून होते हैं, जिस विषय पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार होता है, उस पर अगर किसी को क्या हुआ है, कारावास हुआ है या फिर मृत्युदंड, कारावास हुआ है या फिर कारावास हुआ है, तो राज्यपाल उसकी जो कारावास की अवधि है उसे कम कर सकता है या समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो क्षमादान की शक्ति किसमें है? 161 में है, क्षमादान की शक्ति, ठीक है। इसके बाद 161 में बात की गई किसकी? क्षमादान की शक्ति की बात की गई है। इसके बाद जो 164 नंबर का है, क्या है? 164 नंबर का जो अनुच्छेद है, इसमें बात की गई है कि जो क्या होगा 163, पहले 163, इसमें बात की गई है किसकी? मतलब कि ये कह सकते हैं कि जो राज्यपाल है उसकी सहायता के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है। तो क्या होगी? राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होगी? मंत्री परिषद होगी, ठीक है। अब 164 नंबर का जो आर्टिकल है वो कहता है कि जो राज्यपाल है क्या करेगा? सीएम यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। सीएम की नियुक्ति एवं सीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है जी, हो गया।
जी क्या हो गया 163, 164 दोनों ही आपके काम के हैं। इसके बाद क्या है 165, इसमें जो बात की गई है, इसमें बात की गई है महाधिवक्ता की बात की गई है। इसकी महाधिवक्ता। अब ये क्या होता है, ये एक प्रकार का वकील समझो, क्या होता है वकील होता है, मतलब जो सरकार का वकील है, क्या है सरकार का वकील है, या मान सकते हैं कि जो राज्य में कानून, सरकार को कानूनी सहायता देने वाला प्रथम अधिकारी है। ठीक है जी, किसमें है क्वेश्चन पूछा जाता है कि 165 भारतीय संविधान के 165वें अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है, तो किसका है महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। ठीक है, किसका है महाधिवक्ता का वर्णन है। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, इसके बाद है 165 हो गया। इसके बाद है 199। ठीक है, जिस प्रकार से 110 क्या 110 में किसका वर्णन किया गया है, धन विधेयक का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार से किसके लिए, वो है केंद्र के लिए। और इसमें किसका वर्णन किया जाएगा, इसमें धन विधेयक किसके लिए, राज्य के लिए, राज्य के लिए धन विधेयक, क्या धन विधेयक। इसके बाद 202, आपको पता है कि 112 के नंबर का जो आर्टिकल है उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। ठीक है, या बजट की बात की गई है। उसी प्रकार से जो राज्य के लिए बात की गई है, वार्षिक बजट की बात की गई है, वो 202 नंबर का आर्टिकल है। कितना 202 नंबर का आर्टिकल बजट। ठीक है, मतलब कि जो राज्य सरकार है वो अपने बजट किस आर्टिकल के द्वारा पेश करती हैं, 202 नंबर के आर्टिकल से। और धन विधेयक वो क्या है 199, आप ऐसे याद कर लेना, क्योंकि 202 और 199 उसमें कितनी बात की गई है, 110 और 112 के बारे में बात की गई है। ठीक है जी, इतनी बात हो गई। अब एक और आर्टिकल रह गया 223। कितना 223, आप इसे भी याद कर लेना, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज पूछा जाता है। 213 नंबर शायद, हाँ 213 नंबर। इसमें है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्या है अध्यादेश, अध्यादेश, अध्यादेश जारी करना। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो राज्यपाल है उससे संबंधित प्रमुख आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो 153 में क्या है, राज्यपाल का पद है। ठीक है, 54 में क्या है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल होगा। ठीक है, 55 में क्या है, उसकी नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। 56 में कार्यकाल कितना होगा, जो राष्ट्रपति के 65% से कम करेगा। इसके बाद 57 में क्या है, योग्यता है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब कि उसकी आयु 35 वर्ष हो जाए और जो हमारी विधानसभा है उसके सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके बाद 58 में क्या है, सेवा शर्तें हैं, और 59 में क्या है, शपथ है। अगर इसके लिए ट्रैक देखी जाए तो क्या है, राजा का ना का योग से सफा। ठीक है, राजा से हो जाएगा राज्यपाल का पद, का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रमुख, ना से हो जाएगा नियुक्ति, का से हो जाएगा कार्यकाल, योग से हो जाएगा योग्यता, से हो जाएगा सेवा शर्तें, और सा से शपथ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अनुच्छेद है कितना 161 में, वो किसमें क्षमादान की शक्ति की बात करता है, किसकी क्षमादान की शक्ति की बात करता है। 163 में राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, 64 में क्या है, सीएम की नियुक्ति, और सीएम की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, इसके बाद 165 में महाधिवक्ता का पद है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। इसके बाद 199 में राज्य के लिए क्या है, धन विधेयक की बात की गई है, और 202 में किसकी बात की गई, बजट की बात की गई है, और 213 में अध्यादेश जारी करने की बात की गई है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाता है। अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जी है। काफ़ी क्वेश्चन लंबा हो गया ये, लेकिन आपको कम से कम 15 आर्टिकल बता दिए जो आपके काम के रहेंगे। ठीक है, तो आप उसे कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद नंबर हमारा क्या है, अनुच्छेद है अनुच्छेद 51A डी के अनुसार किसकी बात की गई है, मतलब क्या है हमारा 51A डी। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब हमारा आपको ये बताना है कमेंट करके कि 51A का संबंध किससे है। पहले ये क्या किस में आता है, भाग, इसका भाग कौन से नंबर का है, भाग क्या है इसका। ठीक है,
जी बताओ कमेंट करके। पर अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, बात करते हैं ई में क्या है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसकी किसी भी रूप में आचरण निषेध किया जाता है नहीं। ये क्या है, हमारा मूल अधिकार है, ठीक है, जी 17वें अनुच्छेद में है। इसके बाद प्रत्येक वयस्क चुनाव में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार है। जी हमारी बात किसमें की गई है, जी बात की गई 324 के नंबर के जो आर्टिकल है निर्वाचन संबंधित, उसमें बात की गई है, तो जी वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये क्या है, 14वां नंबर का आर्टिकल है, मूल का अधिकार है, ठीक है। डी में क्या है, देश के नागरिकों, क्या देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। जो इसमें है, जे हमारे अनुच्छेद 51A के डी पार्ट में की गई है। मतलब कि जो हमारे क्या है, मूल कर्तव्य है, क्या है, मूल कर्तव्य जी कितने हैं, जी हमारे 11 हैं, कितने हैं, 11। उसका जो 4 नंबर का पार्ट है उसमें बात किसकी की गई है, देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इसके जो 11वें नंबर का आर्टिकल था, क्या 11वें नंबर का इसका जो वो था, अनुच्छेद था, वो कब जोड़ा गया था और इसमें किसकी बात की गई है, ठीक है। तो ये मूल कर्तव्य हैं, ये कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, किसके माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे, ठीक है। कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। किस देश से लिए हैं, USSR यानी कि रूस से लिए थे, ठीक है। समिति कौन सी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, ठीक है। तो इतनी जानकारी इसके लिए काफी है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि जो क्या है, फरवरी 2024 में, क्या फरवरी 2024 में एक अभियान चलाया गया था। फरवरी 2024 में भारत सरकार में महिला एवं कौन सा मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय ने PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना को तक बढ़ा दिया था, ठीक है। मतलब कि जो PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना है इसे कब तक बढ़ा दिया था, तो ठीक है, ये हमारा करंट क्वेश्चन था उस टाइम का, क्या था, करंट क्वेश्चन था। इसे पहले ये क्या कहाँ था 28 फरवरी तक था, इसे बाद में बढ़ा के 31 मार्च कर दिया गया था, ठीक है। ये बात की कब की है, कोरोना की बात है, कोरोना, ठीक है। और कोरोना में क्या आ गया था, रोना आ गया था सबको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा करंट क्वेश्चन है उस टाइम का, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैश्विक हैकाथन, मतलब कि एक क्या होता है, हैकाथन होता है मतलब कि एक मान सकते हैं कि एक क्या माने, एक सभा टाइप की होती है, उसमें बहुत से जो इनोवेटिव आइडिया वाले लोग हैं वो आते हैं, उसे बोलते हैं वैश्विक हैकाथन। और वैश्विक का मतलब होता है विश्व स्तरीय, ठीक है। तो वैश्विक हैकाथन बिंग, ठीक है, बिगर 2021, ठीक है, इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन सा बैंक था जिसकी थीम थी स्मार्ट डिजिटल पेमेंट। मतलब कि जो हमें पेमेंट करना है वो कैसे करना है, स्मार्ट रूप पेमेंट में करना है। स्मार्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे आजकल हम क्या कहते हैं, UPI से पेमेंट करते हैं, UPI से, ठीक है। क्या किया, बढ़िया फोटो QR कोड लिया, क्लिक किया और पैसे ट्रांसफर कर दिए, अब हमें देने नहीं पड़ते पैसे बार बार, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने स्मार्ट तरीका खोजा। अब इसमें आंसर क्या है, एक है HSBC बैंक, ठीक है जी, प्राइवेट बैंक है। इसके बाद B क्या है, B है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। C क्या है, भारतीय स्टेट बैंक, और D क्या है, HDFC बैंक। तो इसका जो आंसर था वो था हमारा क्या था, B था, क्या था, B था, ठीक है, क्या था, B था इसका आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि RBI की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? क्या नहीं है? भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यानी भूतापीय ऊर्जा का दोस्तों मतलब होता है कि जो ऊर्जा हम भूमि से प्राप्त कर लें उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जैसे ये हमारी क्या है, धरती है, पृथ्वी है, इसके अंदर क्या है, थोड़ी सी क्या है, मतलब गर्मी है। अगर गर्मी को इस छेद से निकाला जाए तो हमें उससे क्या होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी कि नहीं होगी? ठीक है। इसी प्रकार से तरंगों के माध्यम से हम क्या कहते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार के अभी अन्य स्रोत हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या है। एक है लवास्तर, क्या है, लवास्तर। दूसरा है बाष्पमुख। तीसरा है बायोमास। और डी क्या है, उष्णोत्सव। ठीक है। इसे बोलते हैं गीजर। ये क्या है, बायोमास। ये तो मतलब कि बायोमास का मतलब होता है कि जो यानी कि जो घास फांस होती है उनसे मतलब होता है बायोमास का। ठीक है। इसके बाद बाष्पोत्सर्जन मतलब कि बाष्पमुख। इसके बाद लवास्तर, मतलब कि ये तीनों दिए गए हैं, 1 2 3। ये हमें जमीन से जो मतलब पृथ्वी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसके ही प्रकार हैं। जबकि जो बायोमास है ये क्या है, ये हमारी अलग से है। मतलब कि जो हमें लकड़ी वगैरह है इन सब से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं, बायोमास से ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट जी है। क्वेश्चन संविधान से है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची में विषय सम्मिलित थे। तो इसमें ऑप्शन ए क्या है 26, बी क्या है 21, सी क्या है 23 और डी क्या है 29। तो इसमें कितने थे, 29 विषय थे। ठीक है। कौन सी में, 11वीं में। ठीक है। अब देखो जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी अनुसूची हैं, पूरी है कितनी, 12 अनुसूची है। कितनी है, 12 अनुसूची है। ठीक है। अनुसूची कितनी है, 12 अनुसूची है। ठीक है। अब देखो जो हमारी 11वें नंबर की अनुसूची है और 12वें नंबर की अनुसूची है। ठीक है। ये जोड़ी गई थी कब, 73 एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से, संशोधन ठीक है के द्वारा। अब 11वीं अनुसूची है, इसका संबंध किससे है, पंचायती राज्य से। ठीक है। इसमें जो विषय हैं वो कितने हैं, 29 हैं। कितने हैं, जो 11वीं अनुसूची है इसका संबंध पंचायती राज्य से है, इसमें जो विषय हैं वो 29 है। इनकी संख्या कितनी है, 29 है। जो 12वीं अनुसूची है इसका संबंध किससे है, नगरीय निकाय से। नगरीय निकाय इसकी जो संख्या है वो कितनी है, 18 है। इसमें 18 विषय हैं। जो शहरों से संबंधित है उसमें विषय की संख्या कितनी है, 18 है। और जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है उसमें विषय की संख्या कितनी है, वो है 29। इसे कब जोड़ा गया था, तो 1993 में जोड़ा गया था। ठीक है। कब जोड़ा गया था, 1993 में जोड़ा गया था। ठीक है। अब ये कितनी है, अब देखो जब हमारा भारतीय संविधान निर्माण हुआ था उस टाइम में जो अनुसूची थी वो कितनी थी, वो थी 9 थी। कितनी थी, 9 थी। लेकिन बाद में कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है। नई कौन सी जुड़ी, एक 11 नंबर की, एक 12 नंबर की, एक 10 नंबर की। 10 नंबर में क्या है, दल बदल, क्या है, दल बदल से संबंधित। ठीक है। क्या है, दल बदल से संबंधित है। ठीक है। 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल से संबंधित है। इसे कब जोड़ा गया था, 91 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। कब, 91 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इसके बाद 11 नंबर की और 12 नंबर की इसे पंचायती राज मतलब कि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है। इसमें क्या है, पंचायती राज्य में 29 विषय हैं, जबकि नगरीय निकाय यानी कि जो 12वीं अनुसूची है उसमें कितने हैं, 18 विषय हैं। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो आगे जाओ, ये थोड़ा सा करंट मान सकते हैं उसके क्वेश्चन है। ठीक है जी।
क्या है, डिक्लोफेनेक, क्या है, डिक्लोफेनेक दवा के कारण भारत में की अधिकांश आबादी विलुप्त की कगार पर पहुंच गई है। मतलब कि डिक्लोफेनेक क्या है, एक दवा है, मतलब एक केमिकल है, जिसके कारण मतलब ऐसे कौन से पक्षी हैं, ऐसे कौन से पशु हैं या पक्षी हैं जिनकी आबादी क्या पहुंच गई है, अधिकांश विलुप्ति की कगार पहुंच गई है। मतलब कि एक संस्था होती है, उसके द्वारा इसे क्या कर दिया है, विलुप्त घोषित करने वाले थे। ठीक है, अब कौन कौन से हैं, ऑप्शन ए क्या है, काले हिरण, बी क्या है, गौरैया, सी क्या है, गिद्ध, और डी क्या है, एक सींग वाला गैंडा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा, सी रहेगा, गिद्ध। अब देखो गिद्ध, देखो जो गिद्ध हैं दोस्तों, इन्हें कहा जाता है पृथ्वी का सफाई कर्मी। क्या कहा जाता है, पृथ्वी का सफाई कर्मी कहा जाता है। कर्मी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पृथ्वी का सफाई कर्मी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो गिद्ध हैं इसमें ये लोग क्या करते हैं, जैसे कोई जानवर है, क्या है, जानवर है, जानवर क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, उसे क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। मतलब कि खुले में नहीं फेंकते हैं, जो एक निश्चित जगह होती है वहाँ फेंक दिया जाता है। ठीक है, फेंक दिया तो गिद्ध क्या करेंगे, इसी जानवर को खाएंगे। क्या कहेंगे, इस जानवर को खाएंगे। तो खाएंगे फिर से, मतलब इसका जो गंदगी फैल रही थी वो गंदगी अब नहीं फैलेगी, वो धीरे धीरे उसे साफ कर देंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, पृथ्वी के सफाई कर्मी कहलाते हैं गिद्ध। अब क्या हुआ, इनकी संख्या कम हो रही थी, अब जब संख्या कम होगी तो फिर क्या होगी, अन्य समस्या पैदा हो जाएंगी। अब ये जानवर हैं, अब जिनकी मृत्यु हो जाएगी उन्हें कौन खाएगा, ऑप्शन होता ही नहीं होता है। ठीक है, और जो हमारी खाद्य श्रृंखला है वही प्रभावित होगी। अब जो हुआ कैसे, ये क्या है, एक केमिकल है, क्या है, डिक्लोफेनेक एक केमिकल है। इसका उपयोग मतलब कि दर्द निवारक दवा के रूप में किया जाता है। तो जैसे ही जानवरों को दर्द हुआ तो हमने क्या कर दिया, डिक्लोफेनेक का इंजेक्शन दिया। तब डिक्लोफेनेक का इंजेक्शन हमने किया, किसे दिया, जानवर को दिया। ठीक है, जानवर को दिया तो जानवर में क्या हुआ, केमिकल पहुंच गए। जो केमिकल था वो क्या कर रहा था, जो गिद्ध थे, क्या थे, गिद्ध थे, इनके हृदय को प्रभावित कर रहा था। मतलब कि जो हार्ट की बीमारी है वो हो रही थी किसी गिद्धों को, जिससे उनकी क्या हो रही थी, मृत्यु हो रही थी। इसलिए सरकार ने जो डिक्लोफेनेक है उसे पशुओं पर यूज करने से मना कर दिया है। ठीक है, बंद या उस पर क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, गिद्ध है। अब एक क्वेश्चन और आ गया है, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है जी, आपको बता भी चुके हैं हमने अभी। ठीक है जी, किसका है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है। तो अनुच्छेद, ऑप्शन ए क्या है, अनुच्छेद ए है अनुच्छेद 101, बी है अनुच्छेद 130, और सी है अनुच्छेद 140, और डी है अनुच्छेद 112। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, अनुच्छेद 112। ठीक है, ये जो सबके सब क्वेश्चन हैं वो किसके हैं, आरआरबी ग्रुप डी के हैं। ठीक है, आप समझो, अनुच्छेद 112 ये क्या है, हमारा मतलब बजट है, बजट। ठीक है, बजट है। अब देखो इसके बारे में समझो, बजट क्या है दोस्तों, ये क्या है, फ्रांसीसी शब्द है, क्या है, फ्रेंच भाषा का है, भाषा। ठीक है, किसका है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, किसका है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। अब जो बजट है ये, इसका अर्थ क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है चमड़े का थैला। क्या होता है, चमड़े का थैला। क्या होता है, चमड़े का थैला। अब देखो सबसे पहले दोस्तों जो बजट पेश किया गया था वो किया गया था भारत में, कब किया गया था, वो किया गया था सबसे पहले 1860 में।
कब हुआ था? 1860 में हुआ था। किसने किया था? उस टाइम पे एक अंग्रेज थे, उनका नाम था जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन क्या नाम था? जेम्स विल्सन था। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत के किस व्यक्ति ने बजट पेश किया था, तो उनका नाम था रेड्डी करके था, षटमुख रेड्डी। उनने किया था 1947 में जो प्रथम बजट पेश किया गया था, वो किया गया था किसने? षटमुख रेड्डी। षटमुख रेड्डी। ठीक है, कौन थे? षटमुख रेड्डी थे। ठीक है। इसके बाद जो अगर हम बात करें गणतंत्र के बाद, यानी कि 1950 के बाद, 1950 के बाद किसने बजट पेश किया था सबसे पहले? वो किया था जॉन मथाई ने। किसने? जॉन मथाई। ये कौन थे? उस टाइम में हमारे क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। कौन? जॉन मथाई। ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या जाना कि जो बजट है वो किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला होता है। 1860 में सबसे पहले जेम्स विल्सन ने पेश किया था। 1947 में मतलब कि आज़ादी के बाद षटमुख रेड्डी ने किया था। इसके बाद हम अगर बात करें गणतंत्र के बाद, तो किसने किया था? जॉन मथाई ने किया था। ठीक है। अब और समझो। ठीक है। इसमें होता क्या है बजट में? तो बजट में क्या होता है? इसमें सरकार के आय व्यय का क्या होता है? ब्यौरा होता है या विवरण होता है। सरकार के क्या होता है? आय व्यय, आय एवं व्यय का विवरण होता है। ठीक है। क्या होता है? विवरण होता है। इसके बाद ठीक है, इसमें कितने वर्ष की रहती हैं? तो इसमें 3 वर्षों की चीज़ें देखी जाती हैं। मतलब कि जिस वर्ष का बजट पेश किया जा रहा है उसके 1 साल पीछे की और 1 साल आगे की, इसमें 3 वर्ष की चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है। अब देखो, जो सर्वाधिक बार भारत में सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? तो वो किया मोरारजी देसाई ने। किसने किया? मोरारजी देसाई ने। कितने बार? लगभग 12 बार। ठीक है। इसके बाद प्रथम महिला जिसने बजट पेश किया, प्रथम महिला जिसने बजट पेश किया, तो उनका नाम था क्या? इंदिरा गांधी। ये उस टाइम पर क्या थी? अपनी कार्यवाहक मंत्री थी। किसकी? वित्त मंत्रालय की कार्यवाहक मंत्री। ठीक है। अब ऐसी प्रथम महिला बताओ जो वित्त मंत्रालय में क्या थी? वित्त मंत्री थी और उनने बजट पेश किया हो। तो उनका नाम क्या है? निर्मला सीतारमण। ठीक है। क्या नाम है? निर्मला सीतारमण। ठीक है। प्रथम महिला वित्त मंत्री जो कौन थी? निर्मला सीतारमण। कौन थी? निर्मला सीतारमण थी। तो क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले देखा कि जो अनुच्छेद 112 है उसका संबंध किससे है? बजट से है। ठीक है। मतलब बजट में क्या होता है? सरकार के 1 साल के आय व्यय का लगभग लेखा जोखा होता है। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उसका संबंध क्या होता है? चमड़े के थैला से संबंधित था। मतलब कि उस टाइम पर जो लोग थे बजट को, मतलब कि जो बजट था लिखा रहता था उसे चमड़े के थैला के एक बैग में लेके आते थे, इसलिए उसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला होता है। इसके बाद क्या है? सबसे पहले किसने किया था? तो जेम्स विल्सन ने किया था। इसके बाद क्या है? षटमुख रेड्डी ने, जॉन मथाई ने, ये भारत के थे। ठीक है। इसके बाद सरकार ने में क्या होता है? इसमें आय व्यय का विवरण होता है। भारत में सर्वाधिक बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई ने किया। इसके बाद महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और वर्तमान में किसने किया? मतलब कि हमारी वित्त मंत्री कौन थी? निर्मला सीतारमण थी। अब देखो जो बजट होता है, क्या होता है? जो बजट होता है इसमें आपको इतने फैक्ट दे देता हूँ
कि आपको कहीं और पढ़ना नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। जो बजट होता है इसमें मतलब जो हमारा टाइम होता है, कितने टाइम का बजट होता है, तो इसमें जो यानी कि वित्त वर्ष होता है, वित्त वर्ष, तो जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ठीक है। इसके बाद मतलब कि जो पहले क्या होता था कि जो रेल बजट है और आम बजट है, इन दोनों को अलग अलग पेश किया जाता था, लेकिन 2016 के बाद इसे अब एक साथ पेश किया जाता है, एक ही मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। तो अलग कब हुए थे और कब इसे फिर से मिला दिया गया, तो 1921 में जो हमने आम बजट है, आम बजट और रेल बजट को अलग किया था, अलग, ठीक है। अब मिला कब लिया, तो 2016 में एक समिति बनी थी, उसका नाम था विवेक देवराय समिति। उसकी सिफारिश पर आम बजट प्लस रेल बजट दोनों को एक साथ एक कर दिया, ठीक है, एक कर दिया। अब और क्या रह गया इसमें, तो इसमें और क्या रह गया कि हाँ, इसमें क्या होता है, एक हलवा सेरेमनी होती है, क्या होता है, हलवा सेरेमनी। इसमें क्या होता है, तो जो हलवा सेरेमनी होती है, इसमें जब हम क्या कहते हैं बजट बनाते हैं, तो उस टाइम पर कुछ जो अधिकारी रहते हैं उन्हें हलवा खिलाया जाता है। इसके बाद उसे एक बिल्डिंग में उन्हें पैक कर दिया जाता है, जिससे जो बजट की गुप्त चीज़ें हैं वो क्या ना हो, लीक ना हो, ठीक है। इसलिए हमें क्या करते हैं, एक हलवा सेरेमनी करते हैं, उसमें जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं उनके द्वारा सबको हलवा खिलाया जाता है। तो इसका संबंध किससे है, बजट से ही है, ठीक है। तो हलवा सेरेमनी हो गई। इसके बाद जो बजट होता है जब मतलब कि प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके कितने चरण होते हैं, 6 चरण में होता है। कितने चरण, 6 चरण। कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। इसमें क्या होता है, पहले चरण में होता है प्रस्तुतिकरण, दूसरे में होती है आम बहस, तीसरे में होता है विभागीय समिति के द्वारा जांच, चौथे में होता है विनिमय विधेयक का पारित होना, और पाँचवें में होता है कितने, पाँचवें में होता है वित्त विधेयक का पारित होना। सॉरी, कितने होते हैं, 5 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 5 चरण, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कितने होते हैं, 5 चरण होते हैं। पहले में क्या होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, दूसरे में आम बहस, तीसरे में विभागीय समितियों के द्वारा जांच, चौथे में होता है विनियोग विधेयक का पारित होना, और पाँचवें में होता है वित्त विधेयक का पारित होना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन थे किससे, बजट से संबंधित, लगभग 15-16 फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। हाँ, अब है झील के बारे में, झील, ठीक है। अब देखो झील क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ, ठीक है। किसका हुआ, पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ। तो ऑप्शन ए क्या है, बुलर झील, बी क्या है, लोनार झील, सी है पुलिकट झील, और डी क्या है, लोकटक झील है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, लोनार झील, ठीक है, लोनार झील। अब जो लोनार झील है ये कहाँ पर है, तो ये है महाराष्ट्र के, किसमें है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र में कहाँ पर है, तो दोस्तों महाराष्ट्र में है ये कहाँ पर, बुल्ढाना में। बुल्ढाना क्या है, वहाँ का एक जिला है, ठीक है, बुल्ढाना में।
ठीक है। ये कौन सी झील है, इसका निर्माण कैसे हुआ, उल्का पिंड के टकराने से, उल्का पिंड के टकराने से। अब आपको बताना है कि जो हमारा वायुमंडल होता है उसकी परतें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बाह्यमंडल। इनमें से किस मंडल में उल्कापिंड के टकराने की घटना होती है, ठीक है, बताओगे, बताओ तो आंसर कमेंट में करो ये, ठीक है जी, हो गई। अब है बुलर, ये बुलर झील कहाँ पर है बताओगे आप, ये बुलर झील है, ये जम्मू कश्मीर में है, क्या है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद और ये क्या है, हाँ, मीठे पानी की, मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, क्या है, मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। अब कौन सी है, पुलिकट, हाँ, पुलिकट जो झील है ये कहाँ पर है, ये हमारी पुलिकट जो झील है, ये पुलिकट झील कहाँ पर है, ये है कहाँ पर है, हाँ, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के दोनों के बॉर्डर पर है, कहाँ है, जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा प्यारा भारत बन गया, ठीक है, ये क्या है, प्यारा भारत है, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी, ठीक है, क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पर जो दो राज्य हैं, एक है क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर दोनों के बीच में समुद्र के किनारे यहाँ पर कौन सी है, पुलिकट झील है। तो मतलब कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, ठीक है, पुलिकट झील है। अब इसके बाद एक और है, कौन सी, लोकटक, इसको तो पता ही होगा आपको, ये कहाँ पर है, ये है हमारी उड़ीसा, सॉरी, मणिपुर में, कहाँ पर है, मणिपुर में। अब मणिपुर में इस झील की खासियत ये है कि यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि नेशनल पार्क है, तो उसका नाम है केवला लमजाओ, क्या नाम है, केवलम लमजाओ नेशनल पार्क। इसे कहते हैं तैरता हुआ नेशनल पार्क, क्या कहता है, तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं इसे, ठीक है। तो जो इसी झील में है, लमजाओ ठीक है, क्या है, केवल लमजाओ नेशनल पार्क है। अब एक चीज देखो, एक होता है नांग, क्या है, नांग, और एक है नांग है और एक है ताल है, ठीक है, क्या है, ताल है। जिन झीलों के नाम में नांग आएगा वो कहाँ पर होंगी, जम्मू कश्मीर में होंगी, और जिस झीलों के नाम में ताल आएगा वो कहाँ होंगी, उत्तराखंड में होंगी, कहाँ होंगी, उत्तराखंड में होगा। जैसे इनके नाम देखो, जैसे इनके नाम है शेषनाग, क्या नाम है, शेषनाग है, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इसके बाद क्या नाम है, शेषनाग है, इसके बाद है शेषनाग, बैरीनाग, नागिन, अनंतनाग, ठीक है, शेषनाग, बैरीनाग, नागिन, मतलब कि जितने भी सांप बिच्छू हैं ये सब यहाँ है, जम्मू कश्मीर में ही है। अनंतनाग, ठीक है, जी कहाँ पर है, ये सब की जम्मू कश्मीर में है। अब ताल, कौन कौन से ताल हैं, इसमें हैं नैनीताल, राजस्थान, मालाताल, देवताल, क्या क्या है, नैनीताल, राजस्थान, देवताल, तो ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो याद कर लेना कि अगर नांग आता है लास्ट में तो वो कहाँ पर होंगी, जम्मू कश्मीर में होंगी, और जो ताल आएगा तो उत्तराखंड में होंगी। थोड़ा कैमरा चेक करियो, चल रहा नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो अब बढ़िया क्वेश्चन आ गया, एक शानदार क्वेश्चन, मजा आ जाएगा इसमें, चल रहा, ठीक है। देखो
गंगोत्री से निकलने वाली, कौन सी? गंगोत्री से निकलने वाली भारतीय नदी मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योग से प्रदूषित हुई है। क्या हुई है? प्रदूषित हुई है। मतलब क्वेश्चन ये है हमारा कि जो गंगोत्री से निकलने वाली ऐसी कौन सी नदी है जो क्या है? मुख्यतः मानवीय गतिविधियां और उद्योग, ठीक है, उनसे प्रदूषित हुई है। तो ऑप्शन क्या है? ए गंगा, बी क्या है? कावेरी, सी क्या है? कृष्णा, और डी क्या है? ब्रह्मपुत्रा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए। जब भैया जिस नदी के किनारे दो दो महाकुंभ लगते हों वो मानवीय गतिविधियों से गंदी नहीं होगी तो किससे होगी? जिसमें कम से कम अभी वर्तमान में जो महाकुंभ लगा था उसमें लगभग 60 करोड़ से अधिक लोग गए नहाने के लिए। जिस आपको पता है अगर किसी एक बाल्टी पानी से एक व्यक्ति नहा ले तो पानी गंदा हो जाता, और जिस नदी में 60 करोड़ लोगों ने नहाया होगा तो वो नदी गंदी हुई होगी कि नहीं हुई होगी? तो ठीक है। और इसके साथ में क्या क्या है? कानपुर, कानपुर, कानपुर जैसा शहर है। भाई मैं कानपुर क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर क्या है? चमड़ा उद्योग है, चमड़ा उद्योग। जब तुम्हारे पास चमड़ा उद्योग रहेगा तो चमड़ा उद्योग में एक खासियत होती है इस उद्योग की कि इसमें क्या रहता है? बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग होता है, और सबसे ज़्यादा पानी मतलब इसीलिए क्या होता है जब पानी इसमें यूज होगा और निकलेगा नाली से तो किस में होगा? वो क्या होगा? प्रदूषित हो जाएगा। फिर मिलेगा किससे? गंगा में मिल जाएगा, तो गंगा प्रदूषित हो जाएगी। ठीक है। तो उद्योग को है कानपुर के कारण। अब समझो गंगा को, गंगा नदी देखो, गंगा नदी। आप बस भागना नहीं, बस एक बार देख लो तो यानी कि तुम्हारे क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे कम से कम 15 क्वेश्चन। इसमें गारंटी लिए हूँ कि 15 क्वेश्चन तो से बन जाएंगे इससे। ठीक है। अब बताओ इसका उद्गम कहाँ से है? तो इसका दोस्तों उद्गम है कहाँ से? गंगोत्री। अगर गंगोत्री की बात कोई बात कर ले, गंगोत्री के ठीक है। अगर कोई बात करे गंगोत्री में भी कहाँ से? वैसे पहले बताओगे गंगोत्री में। अब गंगोत्री में पूछे गंगोत्री में कहाँ से हुआ तो क्या बताओगे? गौमुख से। बताओगे कि नहीं बताओगे? गौमुख क्या है? ग्लेशियर है। ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछे कि भाई गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, पहले बोलोगे गंगोत्री से, बोले फिर पूछेगा कि गंगोत्री में कहाँ से, बोले गौमुख में से। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई, तो लंबाई कितनी है? 25 क्या है? किलोमीटर है। 25 किलोमीटर है। भाई साहब ये कितने राज्यों में बहती है? तो भाई साहब ये बहती है यूके, यानी कि जे यूके ब्रिटिश वाला यूके नहीं है, ये है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड है। खंड। मैं एक बार गया घूमने के लिए इलाहाबाद, वहाँ मुझे गाड़ी मिली यूके कंपनी की। मैंने यूके कहाँ से आ गया? यहाँ तो ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं। मैंने समझा अरे अच्छा उत्तराखंड की गाड़ी है। ठीक है। तो यूके, फिर क्या आया? यूपी आया। फिर भाई झारखंड को कहाँ छोड़ दोगे? झारखंड। फिर क्या आएगा? बिहार आएगा, बिहार। ठीक है। बिहार के बाद क्या आएगा? वेस्ट बंगाल आएगा। फिर दीदी कहाँ चली जाएंगी? दीदी फिर चली जाएंगी बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में। ठीक है। अब देखो इसके बाद, अब इसके नाम भी भाई साहब गंगा ही है कि कुछ और भी हैं? तो इसके नाम गंगा के क्या हैं? दूसरे नाम। हमें इसका नाम जो वहाँ पर बांग्लादेश में है क्या है? बांग्लादेश। इसमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ मिलता है पद्मा, पद्मा और यमुना। भाई साहब जी अपने यहाँ की यमुना नहीं है, हैं? हाँ, इनका नाम जमुना मिलता है। क्या? जमुना। क्या है? जमुना, मतलब पद्मा और जमुना। ठीक है। जी अपने यहाँ की जमुना नहीं है, जी कहाँ की है? बांग्लादेश में मिलता है। ठीक है। तो क्या क्या हो गया? लंबाई हो गई, उद्गम हो गया, कहाँ से निकलती है जो हो गया, और दूसरे नाम हो गए। जब इतना सब हो गया तो फिर इसकी सहायक नदी भी देख लो। सहायक
नदी। क्या हो गया? सहायक नदी। इसे भी देख लो क्या क्या है सहायक नदी। अब इसको दो हाथ बांट लो, एक बाएं हाथ की और एक दाएं हाथ की। ठीक है, अगर हम बाएं हाथ की बात कर लें तो कौन कौन सी है? बाएं हाथ की अगर बात करें तो बाएं हाथ में है इसकी कौन कौन सी नदी है? गोमती, इसके बाद है गंडक, कोसी और रामगंगा। क्या है? गोमती, गंडक, कोसी, क्या नाम? कोसी और रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। ठीक है, गोमती, गंडक, कोसी और रामगंगा। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वो कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? बताओ आप कमेंट करके। ठीक है, इसके बाद दाएं हाथ की तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? यमुना। ठीक है, यमुना के बाद क्या हो जाएगी? बेतवा होगी क्या? नहीं होगी। बेतवा किसकी है? यमुना नदी की सहायक नदी है, गंगा की नहीं है। इस यमुना के बाद क्या हो जाएगी? सोन। क्या होगी? सोन हो जाएगी। सोन के बाद क्या हो जाएगी? सोन के बाद होगी दामोदर। ठीक है जी, है कौन कौन सी? यमुना, सोन और दामोदर, ये इसकी सहायक नदी हो जाएंगी। अब जो देखो, अब और समझो इसके बारे में, थोड़ा सा और बता देता हूँ, 2-3 फैक्ट। जो गंगा नदी है इसका बेसन जो है वो भारत का सबसे बड़ा बेसन है। इसमें भारत की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, जितने भी धर्म की जो प्राचीन धर्म है, जैसे जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई? गंगा के मैदान में हुई है। भाई मैदान में क्यों हुई? क्योंकि मैदान के लोगों के पास क्या था उस टाइम पर? रहने खाने के लिए व्यवस्था थी, दूसरा कुछ काम था नहीं, तो उन्होंने कहा कि नया धर्म बना लो। अब अगर महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुई नए धर्म की उत्पत्ति? क्योंकि वहाँ की जो परिस्थिति है वो मतलब 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ नहीं है, यहाँ तो बढ़िया अपने गेहूँ फेंका, वहाँ पहले मिट्टी अच्छी उपजाऊ थी, क्योंकि मिट्टी कौन सी पाई जाती है यहाँ पर, जो आपको पता ही है। तो उस कारण से क्या हुआ, जहाँ जनसंख्या निवास करती है, और क्या होता है, इसे गंगा नदी के मैदान को ही क्या कहा जाता है? भारत में अनाज का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, जी हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जब इतना पढ़ ही दिया है तो हमारे पास 2 नदी और हैं। कौन कौन सी हैं? एक कावेरी है, इसका दिखना है, कृष्णा को दिखना है, और ब्रह्मपुत्र को भी दिख लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो कावेरी को। कावेरी, जो कावेरी नदी है जी कहाँ से निकलती? जो निकलती हमारी ब्रह्मगिरी है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक के पास है ब्रह्मगिरी से। ब्रह्मगिरी से, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई, ठीक, इसकी कावेरी नदी की लंबाई है वो कितनी है? 800 किलोमीटर है। कितनी है? 800 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्या है, इस पर कोई परियोजना वगैरह है क्या? ठीक है, जो शिव समुद्रम परियोजना है, क्या है? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम, चलो हटाओ इसे, छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए, क्या उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, बी क्या है? बोरला पुरस्कार, सी क्या है? धन्वंतरी पुरस्कार, और डी क्या है? डली मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, तो आप सबसे पहले जानते हैं हम, इसका ऑप्शन है सी। क्या है? सी है ऑप्शन, धन्वंतरी पुरस्कार। अब हम पहले देखते हैं ए क्या है? शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर। जो
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी लगभग 1997 1957 में। ये दिया जाता है, मतलब जो जितने वैज्ञानिक होते हैं उनको दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके बाद सब मिला के जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार होंगे उन सबको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद क्या है? बोरलॉग। ठीक है, अब बोरलॉग को तो आप जानते होंगे, क्या है? बोरलॉग पुरस्कार। अब ये कब दिया जाता है? ये दिया जाता है मतलब कि जो फसल है उसकी अत्यधिक पैदावार के लिए। किसके लिए जाता है? कृषि की पैदावार के लिए। पैदावार कब से कब प्रारंभ हुआ? तो जो प्रारंभ हुआ ये हुआ 1973 से। कब से हुआ? 1973 से हुआ बोरलॉग पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद एक और है धन्वंतरी, पता ही है। ये कब से दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। किसमें? चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी। ठीक है, किसमें? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें जे कब स्टार्ट हुआ था? 1971 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1971 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जी क्वेश्चन, जी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन पढ़ो कि जो भारत में पहले मत्स्य पालन व्यवसाय इक्विपमेंट का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री द्वारा किया गया था। कहाँ पर? गुरुग्राम में, करनाल में, रोहतक में, नोएडा में। तो इसका जो ऑप्शन है, आंसर है वो क्या है? उत्तर क्या है? उत्तर है इसका गुरुग्राम। गुरुग्राम। ठीक है, तो जो गुरुग्राम है इसमें किसका किया गया कि मत्स्य पालन व्यवसाय इक्विपमेंट, इसका उद्घाटन किया गया। अब बताना है कि जो करनाल है, करनाल इसमें क्या है? ठीक है, क्या है करनाल में? तो यहाँ पर डेयरी उद्योग के, मतलब जो भेड़ है ना, भेड़ क्या? भेड़ जो भेड़ का क्या हुआ था? मान सकते बन गया, कृत्रिम में मान सकते, या फिर वो उसका लिए मान सकते क्या? भेड़ का क्या था यहाँ पर? चलो छोड़ो, इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो। ठीक है, तो यहीं रहने दो आज। थैंक यू दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। कल एक नया वीडियो लेकर फिर से आऊँगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर मेरे से गलती हो रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, और आप अगर मेरे चैनल से नए जुड़े हो तो आप सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी कर दें। थैंक यू दोस्तों।